टाइम था 2011 का और जगह थी कर्नाटक का बेंगलोर। जब साहिल नाम का एक लड़का अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर अपने घर से निकल पड़ता है, क्योंकि इस टाइम ये एक मल्टीनेशनल कंपनी में लगा हुआ था और इसकी कंपनी ने इसे कुछ एक दिनों के लिए मुंबई भेज दिया था, जिसके लिए कंपनी इसे एक्स्ट्रा पैसे दे रही थी। दूसरी तरफ इसका प्रमोशन भी हो चुका था और अगले कुछ एक दिनों तक साहिल को मुंबई में ही रहना था, जिस बात को लेकर साहिल बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन थोड़ा सा वो नाराज भी था, क्योंकि अभी 3-4 महीने पहले ही इसकी शादी हुई थी और इस टाइम इसकी पत्नी इसके साथ नहीं जा रही थी, जबकि वो तो इसके माता पिता के साथ ही रहने वाली थी। तो इसकी पत्नी भी थोड़ी अपने पति को लेकर नाराज थी, लेकिन दूसरी तरफ उसे काफी अच्छे से पता था कि इन्हें जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है और कुछ ही ना कुछ दिन बाद ये वापस यहाँ पर बेंगलोर तो आने वाले ही हैं। तो इसी बात को लेकर इस टाइम तान्या अपने आप को संभालती है और उसके बाद अपने पति को वहां से भेज देती है। लगभग अगले 2-3 महीने बीत चुके थे। इस टाइम साहिल बार बार अपनी पत्नी तान्या के पास कॉल किया करता था, अपने माता पिता के साथ वो फोन पर बातें करता रहा करता था। और इसी बीच एक टाइम ऐसा भी आया, साहिल ने अपनी पत्नी तान्या से ये बात कही कि हो सकता है अगले कुछ एक दिनों तक और भी उसे मुंबई में रहना पड़े। तो वो ये बात सोच रहा है कि क्यों न तान्या भी उसके पास मुंबई में ही आ जाए। इस बात को सुनकर तान्या बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसने यही बात कही कि आज तक उसने मुंबई को कभी भी नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ उसने ये बात सुनी है कि वहां पर काफी सारे फिल्मी सितारे रहते हैं और भी मुंबई की उसने काफी सारी बातें सुन रखी थी। तो यही सारी बातें सोचते सोचते उसने अपने पति साहिल को हाँ कर दिया कि हाँ, वो मुंबई आने के लिए तैयार है। और साहिल ने भी उसकी 7 अक्टूबर 2011 की ट्रेन की टिकट बुक कर दी थी। उसने सब कुछ बता दिया कि कुछ इस तरीके से तुम्हें टाइम से रेलवे स्टेशन पर पहुंचना है और इस डब्बे में जाकर बैठ जाना है, तुम्हारा रिजर्वेशन हो चुका है। और जैसे ही टिकट चेक करने के लिए अगर टीटी आता है तो तुम्हें ये बात बोलनी है, तुम्हारी टिकट मैंने ऑनलाइन पहले ही कंफर्म करवा दी है। और जो कुछ भी वो तान्या को समझा सकता था वो सारी ही बातें वो आराम से बता देता है। तान्या के इस टाइम सास ससुर बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे कि अब उनका बेटा मुंबई में काफी अच्छे से सेटल हो चुका है और दूसरी तरफ वो अपनी पत्नी को भी वहीं पर बुला रहा है। तो वो लोग अपनी बहू की जाने की काफी अच्छे से तैयारी करवाने लगते हैं और कुछ ही देर बाद तान्या वहां पर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही तान्या ने अपने सास ससुर के पास कॉल किया, उन्हें बताया कि वो इस टाइम रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है और बहुत जल्द उसकी ट्रेन आने वाली है। और दूसरी तरफ उसने अपने पति साहिल को भी फोन करके बता दिया कि इस टाइम वो रेलवे स्टेशन पर है और बहुत जल्द वो ट्रेन में बैठकर उनके पास आ रही है। साहिल ने अच्छे से अपनी पत्नी को समझाया कि तुम्हें मेरे पास आने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, तुम मुझसे लगभग 1100 किलोमीटर दूर हो, तो यहाँ पर आने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, तुम्हारा सफर बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है। तो मैं काफी सारी बातें हैं जो कि तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूँ। रास्ते में अगर कोई भी अनजान व्यक्ति तुम्हें कुछ खाने पीने के लिए देता है तो तुम वो मत लेना। और इसी तरीके की कुछ एक और बातें वो अपनी पत्नी को समझाने लगता है। तान्या इस टाइम मुंबई जाने के लिए बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी, जिसके चलते उसने अपने पति को सारी की सारी बातों के लिए हाँ भर लिया कि उसे काफी अच्छे से पता है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ उसे बातें नहीं करनी है और जो भी नॉर्मली एक पति पत्नी आपस में बातें कर सकते थे उसी तरीके की प्यार भरी बातें कर लेने के बाद वो फोन काट देती है। और जैसे ही तान्या की ट्रेन आती है, वो ट्रेन में बैठती है, तो दोबारा से उसने अपने सास ससुर को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया कि वो ट्रेन में बैठ चुकी है। दूसरी तरफ वो अपने पति के पास भी इस टाइम तक कॉल कर चुकी थी। साहिल ने यही बात कही कि तुम्हें यहाँ पर आने में लगभग 18 या 20 घंटे का टाइम लगने वाला है, लेकिन तुम इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करना, तुम बस आराम से अपनी सीट पर बैठी रहना और जैसे ही तुम मुंबई पहुंचने वाली होगी, मुझे पता है कि यहाँ पर ट्रेन किस टाइम पहुंचती है, तुम बीच बीच में मेरे पास कॉल भी कर लेना, मैं वहां पर मुंबई रेलवे स्टेशन पर आकर तुम्हें पिक कर लूंगा। इस टाइम तान्या बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी। वो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। कुछ ही देर बाद यहाँ पर आसपास की सीटों पर और सवारी आकर बैठने लग जाती है। उसके सामने वाली ही सीट पर एक और व्यक्ति बैठा हुआ था। कुछ ही देर बाद एक और व्यक्ति यहाँ पर आकर उसके बगल में बैठ जाता है और तान्या इस टाइम बहुत ज्यादा खुश थी कि वो काफी दिनों बाद अपने पति के पास जा रही है, जिसकी वो बार बार वीडियो बना रही थी, बार बार अपने पति के पास कॉल कर रही थी कि अब उसे चले हुए लगभग 1 घंटा बीत चुका है, बहुत जल्द वो अपने पति के पास होने वाली है। साहिल भी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा खुश था कि काफी दिनों बाद उसकी पत्नी उससे मिलने के लिए आ रही है। अब तो परमानेंटली वो दोनों यहाँ पर रहने वाले हैं, जब तक कि वापस इनकी कंपनी इन्हें वापस इनके घर पर नहीं भेज देती। ये दोनों के दोनों पति पत्नी एक साथ यहाँ पर रहेंगे। तान्या के सामने जो दूसरी सवारी बैठी हुई थी, उनमें से एक व्यक्ति ये चीज देखकर बहुत ज्यादा
खुश हो जाता है और तान्या से बातें करने लगता है कि मैडम क्या आप पहली बार ट्रेन में बैठी हैं। लेकिन तान्या ने इस बात से मना कर दिया कि वो पहली बार तो नहीं बैठी, लेकिन इस तरीके से वो अकेले इतनी दूर का सफर पहली बार अकेले तय कर रही है। उसने सब कुछ बताया कि उसके पति इस टाइम मल्टीनेशनल कंपनी में लगे हुए हैं, उनकी पोस्टिंग मुंबई में आई हुई है, तो अब वो उन्हीं के पास जा रही है। इस तरीके की नॉर्मल कुछ एक देर तक तो वो तान्या के साथ बातें करते हैं। कुछ ही देर बाद एक और व्यक्ति तान्या के सामने उसी व्यक्ति के पास आकर बैठ जाता है। ये अब आपस में नॉर्मली बातें कर रहे थे। वो सामने वाले बंदे इस टाइम कुछ एक चीजें खा रहे थे, तो उन्होंने तान्या की तरफ उसे किया, लेकिन तान्या साफ इनकार कर देती है कि वो तो कुछ भी नहीं खाना चाहती और उन लोगों से अपना ध्यान हटाकर वो बाहर की तरफ देखने लग जाती है। फिर से उसने अपने पति साहिल के पास कॉल कर दिया, उसे बताया कि अब वो इस जंक्शन पर आ चुकी है, इस स्टेशन पर पहुंच चुकी है और वो उनके लिए काफी सारी चीजें अपने घर से लेकर आई है। लेकिन ये सफर सिर्फ और सिर्फ 1-2 घंटे का नहीं था, जबकि काफी ज्यादा टाइम का था। बीच में उसे भी भूख लग जाती है। उसके सास और ससुर ने उसके लिए कुछ एक खाना इस टाइम उसके बैग में बांध रखा था, तो तान्या ने वो खाना निकाला और उसके बाद वो खाने लग जाती है। और इसी टाइम तान्या के पास काफी सारी और भी चीजें इस टाइम खाने पीने की थी, तो इसके सामने वाले सीट वाले पैसेंजर ने इससे खाने के बारे में पूछा था, तो तान्या के भी दिमाग में यही बात आती है कि इसे भी उन्हें ऑफर करना चाहिए और वो दोनों के दोनों लोग उसमें से एक एक लड्डू ले लेते हैं, कुछ एक खाने की और चीजें ले लेते हैं। तान्या के साथ अगले कुछ एक देर तक वो लोग यूं ही बातें करते रहते हैं और उसके बाद जैसे ही सामने वाले लोगों को भूख लगती है तो उन्होंने तान्या को ऑफर दे दिया। तान्या के दिमाग में यही बात आती है कि वो बार बार मना भी नहीं कर सकती, क्योंकि इन्हें भी इसने कुछ खाने के लिए दिया था, तो इनमें से कुछ एक चीजें वो खाने की ले लेते हैं और वैसे भी ये लोग खुद इसी में से खा रहे हैं, तो इसे क्या हो जाएगा। तो उसने कुछ एक खाने की चीजें ले ली और उसके बाद वो बाहर की तरफ देखने लग जाती है। अब लगभग 10 से 12 घंटे का टाइम बीत चुका था। वो बार बार अपने पति के पास कॉल कर रही थी और यूं ही अगले काफी देर तक टाइम बीतता जा रहा था। और उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब वो मुंबई से सिर्फ और सिर्फ 150 या 200 किलोमीटर दूर थी, तो उसने दोबारा से साहिल के पास कॉल करके यही बात बताई कि वो टाइम से रेलवे स्टेशन पर आ जाए। उसे ज्यादा कुछ नहीं पता है कि उसे जाना कहाँ पर है। तो साहिल ने यही बात कही कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं ट्रेन आने से आधे घंटे पहले ही वहां पर पहुंच जाऊंगा, मैं वहीं पर खड़ा हुआ मिलूंगा, तुम आराम से ट्रेन से उतर जाना और जैसे ही भीड़ छटेगी तो मैं अपने आप तुम्हें ढूंढ लूंगा, बस तुम इधर उधर मत चली जाना। इस बात के लिए तान्या राजी हो जाती है और उसके बाद जैसे ही अगले स्टेशन पर जाने के बाद इनकी ट्रेन रुकती है, तो वो दो बंदे जो कि तान्या के बिल्कुल सामने ही बैठे हुए थे वो चाय लेने के लिए चले जाते हैं और उन्होंने तान्या से भी पूछा कि क्या आप चाय लेना पसंद करेंगी, लेकिन तान्या ने इस बात से मना कर दिया और वो दोनों चाय पीने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जब ये ट्रेन चलने लगती है और वो दोनों के दोनों लोग अपनी चाय लेकर आते हैं, तो इसके साथ साथ वो तान्या के लिए भी चाय लेकर आ चुके थे। तान्या इस बात के लिए मना कर देती है कि वो चाय नहीं पीना चाहती, लेकिन सामने वाले बंदों ने यही बात कही कि मैडम अगर आप पीना चाहें तो देख लीजिए, नहीं तो हम लोगों के तो पैसे लग चुके हैं, वैसे भी ये खराब जाने वाली है। तो तान्या अब यही बात सोचती है कि इन लोगों ने अगर पैसे लगा ही रखे हैं तो अगर ये खराब जाती है तो अच्छा नहीं लगता, जिसके चलते वो उस चाय को पी लेती है। लेकिन ये चाय पीने के बाद पूरे तरीके से उसे चक्कर आने लग जाते हैं और वो वहीं पर ट्रेन की सीट पर गिर जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या, लेकिन इस घटना के कुछ ही देर बाद उसकी नींद खुल जाती है और जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो उसे ये बात पता चली कि वो इस टाइम एक ट्रेन में नहीं जबकि एक गाड़ी में है। वो अपने आप को संभालते हुए उठकर ये देखने लगती है कि वो इस टाइम कहाँ पर है और जैसे ही उसकी आंखें खुली तो उसे ये बात पता चली कि इस टाइम इसके एक तरफ तो एक व्यक्ति बैठा हुआ है, दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है और इस टाइम गाड़ी कोई और व्यक्ति चला रहा है। जैसे ही उसकी आंखें खुली तो उसने उन दोनों ही व्यक्तियों को पहचान लिया और ये वही बंदे थे जो कि इस टाइम जब वो ट्रेन में थी तो इसके सामने बैठे हुए थे। उसने पूछना शुरू किया कि ये लोग कौन हैं, इसे कहां पर लेकर जा रहे हैं। तो उनमें से एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने तान्या को काफी ज्यादा जोर से एक थप्पड़ जड़ दिया। ये थप्पड़ लगते ही तान्या दोबारा से बेहोश हो जाती है और दोबारा से जब उसकी आंखें खुली तो उसे ये बात पता चली कि वो नीचे एक जगह पर बैठी हुई है, सामने यही दो बंदे खड़े हुए हैं, 3 से और महिलाएं आपस में इनके साथ बातें कर रही हैं। ये लोग पैसे को लेकर इस टाइम यहाँ पर झगड़ रहे हैं और जैसे ही उसकी थोड़ी अच्छे से नींद खुलती है, उसको होश आने लगता है, तब जाकर तान्या को ये बात पता चलती है कि ये पैसे की किसी नॉर्मल लेन देन को लेकर नहीं झगड़ रहे थे, जबकि उन दोनों ने तान्या को इस टाइम रेड लाइट एरिया में बेच दिया है। तान्या को बाद में ये बात पता चलती है कि जिन्होंने उसे
चाय पिलाई थी वो लोग इसे रेड लाइट एरिया में 45,000 रुपए में बेचकर जा चुके हैं। और जो ये कोठे की मालकिन है सुनीता पुजारी, इसने इसे खरीदा है। तो सुनीता अपने दो लोगों को इशारा करती है कि इस लड़की को अंदर ले चलो, और वो दोनों के दोनों लोग उसे उठाकर कोठे के अंदर लेकर जाते हैं। और वहां पर जाने के बाद सुनीता को ये बात पता चलती है कि ये तो एक रेड लाइट एरिया है और यहाँ पर काफी सारे लोग अपनी हवस मिटाने के लिए आते रहते हैं। जैसे ही उसे इस बारे में पता चला तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो बेचारी करती तो क्या करती, जिसके चलते उसने उस कोठे की मालकिन सुनीता पुजारी के सामने ही हाथ जोड़ने शुरू कर दिए कि वो वापस उसे अपने घर पर जाने दे। उसका पति इस टाइम यहाँ पर वेट कर रहा है, वो एक कंपनी में लगा हुआ है, वो तो उसकी वहां पर स्टेशन पर वेट कर रहा होगा, वो इंतजार में होगा, उसे वापस जाने दे। लेकिन सुनीता पुजारी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि मैंने तुम्हारे लिए पैसे भरे हैं और जब तक मेरे पैसे पूरे नहीं हो जाते वो उसे छोड़ने वाली नहीं है। इस चीज को लेकर तान्या काफी ज्यादा बुरे तरीके से रोने लगती है, लेकिन वहां पर उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं था कि जिस तरीके का काम वो उससे करवाना चाहते हैं वो उसे कभी भी नहीं करेगी। लेकिन कोठे की मालकिन काफी अच्छे से जानते थे कि किसी लड़की को इन सारे काम धंधों में किस तरीके से डालना है। वो अगले लगभग एक हफ्ते तक सिर्फ और सिर्फ उसे ये सब दिखाती है कि यहाँ पर चल क्या कुछ रहा है, और अगर वो अपने दिमाग में ये ख्याल रखे हुए है कि अब ये बाहर वापस जाएगी तो अपने दिमाग से ये ख्याल बाहर निकाल दे, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी लड़कियां आती हैं और आखिर में वो सभी लड़कियां यहीं की होकर रह जाती हैं। और इस टाइम तान्या यहाँ पर आ चुकी है तो वो भी यहाँ से बाहर जाने के ख्याल छोड़ दे। लगभग अगले 15 दिन यूं ही बीत जाते हैं। दूसरी तरफ साहिल अब सारी की सारी जगहों पर उसे स्टेशन पर जाकर ढूंढ चुका था कि पता नहीं उसकी पत्नी अभी तक स्टेशन पर क्यों नहीं आई। उसने अगले काफी देर तक, लगभग 1.5-2 घंटे तक वो अपनी पत्नी को वहीं पर स्टेशन पर ही ढूंढता रहता है। अपने माता पिता के पास कॉल करता है, तान्या के सास ससुर ने तान्या के पास कॉल किया, लेकिन अब तक उसका मोबाइल लगातार बंद आ रहा था, कोई भी उससे कांटेक्ट नहीं कर पाया। तो आखिर में साहिल सीधा का सीधा पुलिस के पास जा पहुंचता है, उन्हें जाकर पूरी की पूरी घटना के बारे में बताता है। और पुलिस ने जब बेंगलोर के स्टेशन पर जाकर सीसीटीवी कैमरा चेक किया कि क्या वो महिला ट्रेन में चढ़ी भी थी, तो सारी की सारी चीजें पुलिस के सामने थी कि हाँ वो महिला ट्रेन में चढ़ी थी, लेकिन उसके बाद उसे मुंबई जब जाकर उतरना था तो वो मुंबई तो उतरी ही नहीं। तो इस चीज को लेकर अब साहिल बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। वो पुलिस ऑफिसर्स के सामने अब मिन्नतें कर रहा था कि उसकी पत्नी पहले अकेले कभी भी घर से बाहर नहीं निकली, पता नहीं वो गई तो गई कहां पर, और वो जिस जिस बड़े अधिकारी के पास जाकर कंप्लेंट कर सकता था, उनसे रिक्वेस्ट कर सकता था, उसमें वो कोई भी कमी नहीं छोड़ रहा था। दूसरी तरफ तान्या के दिमाग में ये बात आ रही थी कि आखिरकार वो एक ट्रेन में बैठी थी, ट्रेन से वो सीधा का सीधा गाड़ी में कैसे जा पहुंची। बाद में पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की थी तो पुलिस को ये बात पता चली कि उन्होंने तान्या को चाय में नशीली दवाई पिला दी थी, और उसके बाद वो तान्या को अपने साथ दोनों ही लोग कुछ इस तरीके से लेकर जाते हैं कि जब भी स्टेशन पर किसी ने उन्हें देखा तो उन्होंने ये बात कही कि ये इसकी वाइफ है और इसकी तबीयत बिगड़ चुकी है, तो अब हम लोग जल्द से जल्द इसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और उस टाइम तान्या पूरे तरीके से बेहोश नहीं हुई थी, तो देखने वाले व्यक्तियों ने यही बात कही कि हाँ इसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, आप लोग जल्द से जल्द इसे हॉस्पिटल लेकर चले जाइए। लेकिन देखने वाले लोगों को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी कि ये लोग इसे हॉस्पिटल नहीं लेकर जा रहे, जबकि ये तो इसे किडनैप कर रहे हैं और बाद में एक रेड लाइट एरिया में ले जाकर ये लोग इसका सौदा करने वाले हैं। अब तान्या को जिस कोठे पर रखा गया था उसकी मालकिन को यहाँ पर रखते हुए उसे लगभग 15 दिन का टाइम हो चुका था। इसके खाने पीने का खर्च आ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ इससे कोई भी इनकम जनरेट नहीं हो रही थी। तो उसने अपने कोठे की जितनी भी और लड़कियां थी उन्हें ये बात कही कि इसे अच्छे से समझा दो कि अब इसका फ्यूचर यहीं पर बनने वाला है, ये बाहर कभी भी नहीं जा पाएगी, और जितना जल्दी ये इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है इसके लिए ही अच्छा रहेगा। बाकी सारी लड़कियों ने भी यही बात बताई कि अब बाहर जाने के सपने देखने का कोई फायदा नहीं, अब तुम्हारी जिंदगी पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी है। और उसके बाद जैसे ही 22 अक्टूबर को उस कोठे पर काफी सारे ग्राहक आने लगते हैं, लगभग सामने 20 से 22 लड़कियां खड़ी हुई थी और सारे ही ग्राहक आकर अपनी मनपसंद लड़की को सिलेक्ट कर रहे थे। एक ग्राहक ऐसा भी आया जिसे कि कोई भी लड़की पसंद नहीं आई कि उसी टाइम कोठे की मालकिन को याद आता है कि एक जो नई लड़की आई थी वो अभी भी अंदर बैठी हुई है। तो उसने अपने जो भी चेले चपाटे थे उन्हें यही बात कही कि जो वो नई लड़की आई थी उसे ले आओ, और उसे भी लाकर जो ये लड़कियां खड़ी हुई थी इसी लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। उस आदमी ने जैसे ही तान्या को देखा तो वो उसे पसंद कर लेता है और उसके बाद वो उसे अपने साथ एक कमरे में लेकर जाता है। लेकिन जैसे ही ये दोनों कमरे में पहुंचे उस आदमी ने जाकर
जाकर कमरे की कुंडी लगाई तो वहां पर तान्या ने रोना शुरू कर दिया। वो बड़े ही आराम से रो रही थी, सिर्फ और सिर्फ इतनी रो रही थी कि उस आदमी को वो समझा पाए कि वो इस तरीके की लड़की नहीं है जैसे कि यहाँ पर बाकी लड़कियां बाहर खड़ी हुई है। इसे तो यहाँ पर धोखा करके लाया गया है। कुछ इस तरीके से उसने अपनी पूरी की पूरी कहानी उस आदमी को बतानी शुरू कर दी। ऐसे टाइम पर काफी सारे ग्राहक उनके ऐसे आया करते थे जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस उतारना चाहते थे। लेकिन जब इस ग्राहक को ये बात पता चलती है कि इस लड़की को तो यहाँ पर जबरदस्ती लाया गया है, इसका पहला कस्टमर भी यही है, तो उसे भी उसके ऊपर तरस आ जाता है और उसने तान्या से ही पूछा कि अब आप ही बताइए कि मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। और तान्या ने उसे रिक्वेस्ट करके बस इतना कहा कि एक बार वो उसके पति से उसकी बात करवा दे। तो कस्टमर ने बिल्कुल ऐसा ही किया, उसने अपना मोबाइल तान्या को दे दिया और तान्या ने अपने पति के पास कॉल किया और उन्हें पूरी की पूरी बातें बताई। इस टाइम साहिल बहुत ज्यादा परेशान था। लगभग पिछले 15 दिनों से वो अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था, लेकिन उसकी पत्नी के बारे में तो उन्हें कुछ भी पता चल ही नहीं रहा था। और जैसे ही एक अननोन नंबर से उनके पास कॉल आता है और जैसे ही उसने वो फोन उठाया तो सामने से उसकी पत्नी बोल रही थी। अपने पत्नी की आवाज को सुनकर वो रोने लग जाता है, पूछता है कि वो कहां पर गायब हो गई, उसने उसे कहां कहां पर नहीं ढूंढा। और दूसरी तरफ तान्या भी काफी ज्यादा बुरे तरीके से रो रही थी। उसने अपनी पूरी की पूरी सिचुएशन के बारे में बताया कि पता नहीं वो किस तरीके से यहाँ पर इस दलदल में आकर फंस गई है। साहिल ने बस इतना ही पूछा कि तुम ये बताओ कि तुम इस टाइम हो कहां पर, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। लेकिन तान्या इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी कि इस टाइम जिस लोकेशन पर इसे बेच कर गए थे वो लोग, वो अब है कहां पर। तो जो वो ग्राहक बनकर यहाँ पर आया था उसी व्यक्ति ने ये बात कही कि इस जगह के बारे में मैं बता देता हूँ। और उसने साहिल को सारी की सारी चीजें डिटेल से बताई कि मैं इस जगह पर हूँ और इसके कमरे में मैं ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, तो जितना जल्दी हो सके तुम जल्द से जल्द यहाँ पर आ पहुंचो। साहिल ने जैसे ही उसके पूरे के पूरे अते पते को लिया, सबसे पहले तो यही बात सोचता है कि उसे पुलिस के पास कंप्लेंट कर देनी चाहिए। लेकिन बाद में उसके दिमाग में ये सवाल भी आया कि अगर हो सकता है काफी सारे पुलिस ऑफिसर जब वहां पर उस कोठे पर जाकर रेड मारेंगे तो हो सकता है वो लोग सचेत हो जाएं और वो उन सारी की सारी लड़कियों को, जिसमें कि उसकी पत्नी तान्या भी है, लेकर कहीं और चले जाएं। तो आखिर में साहिल ने यही बात सोची कि वो खुद एक कस्टमर बनकर अपनी पत्नी को बचाने के लिए जाने वाला है। और वो एग्जैक्ट उसी जगह पर पहुंचकर उसी कोठे की मालकिन के पास जा पहुंचता है और उसे यही बात कहता है कि वो यहाँ पर एक सुंदर सी लड़की की तलाश में आया है। वहां पर उसके सामने 20 से 25 लड़कियां खड़ी कर दी गई। साहिल एक एक लड़की को काफी अच्छे से देख रहा था, लेकिन उनमें उसकी पत्नी नहीं थी। जिसके बाद उसने ये बात कही कि आपके पास और लड़कियां नहीं है क्या। और दूसरी तरफ उस कोठे की मालकिन ने ये चीज देखी कि अभी अभी एक कस्टमर तान्या से मिलकर गया है, तो हो सकता है उसे भी और लड़की पसंद नहीं आई थी, इसे भी तान्या पसंद आ जाए। उसने दोबारा से तान्या को वहां पर बुला लिया। तान्या वहां पर आकर खड़ी हो जाती है और जैसे ही साहिल ने अपनी पत्नी तान्या को देखा तो वो उसे सिलेक्ट कर लेता है। और उसके बाद दोबारा से उसे, जैसे कि पिछले वाला कस्टमर उसे एक रूम में लेकर गया था, साहिल भी उसे दूसरे रूम में लेकर जाता है। और वहां पर पहुंचने के बाद वो दोनों के दोनों पति पत्नी एक दूसरे से गले मिलकर काफी ज्यादा बुरे तरीके से रोने लग जाते हैं, क्योंकि ये लोग लगभग पिछले 3-4 महीनों से एक दूसरे से मिले ही नहीं थे और अब अगर मिले भी हैं तो इनकी हालत काफी ज्यादा बुरी थी। इस टाइम साहिल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि अगर ये बाहर जाकर अपनी पत्नी तान्या को यहाँ से सीधा का सीधा ले जाने की कोशिश करता है तो इसके यहाँ पर काफी सारे गुंडे मौजूद हैं, वो इसे बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पीटने वाले हैं। और उसके बाद तो पता नहीं ये लोग तान्या को कहां पर पहुंचा देंगे। और इसी टाइम सोचते सोचते उसने पुलिस के पास कॉल कर दिया। उसने पुलिस ऑफिसर्स को सारी की सारी चीजें डिटेल से बताई और कुछ ही देर बाद पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर इस कोठे के ऊपर छापा मार देते हैं। यहाँ पर आने के बाद पुलिस ने जैसे ही इन दोनों को रेस्क्यू किया और कोठे की काफी सारी और लड़कियों को जब ये बात पता चलती है कि पुलिस ऑफिसर्स इन्हें इस तरीके से यहाँ पर बचाने के लिए आए हुए हैं, तो काफी सारी और भी लड़कियां सामने आती हैं जिन्होंने की ये बात कही कि सुनीता पुजारी ने कुछ इसी तरीके से इन्हें भी खरीदा है। ये सभी अपने अपने घर जाना चाहती हैं, लेकिन ये इन्हें जाने ही नहीं देती। तो पुलिस ने वहां पर और जितनी भी लड़कियां थी उन्हें भी अपने साथ रेस्क्यू किया और उसके बाद सुनीता पुजारी के साथ साथ उसकी हेल्पर रमीदा शेख को भी गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस ऑफिसर्स ने उन 2 व्यक्तियों के बारे में पूछना शुरू किया जो कि आखिरी टाइम में तान्या को यहाँ पर छोड़कर गए थे। पुलिस अगले काफी दिनों तक इस केस के ऊपर यूं ही इन्वेस्टिगेशन करती रहती है और आखिर में वो दोनों व्यक्ति भी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। और जब इनसे पूछताछ की जाती है तब जाकर पता चलता है कि ये लोग इसी तरीके से ट्रेन हुआ, बस स्टैंड हुआ
हुआ या फिर ऐसे ही पब्लिक प्लेस वाली जगहों पर घूमते रहते हैं, उन्हें जब भी कोई अकेली लड़की मिलती है, कोई सुंदर महिला मिलती है, तो वो लोग उसे अपने चंगुल में फंसाकर यहाँ पर लाकर बेच देते हैं। तान्या की काफी ज्यादा अच्छी किस्मत थी कि उसे साहिल जैसा एक अच्छा पति मिला था, क्योंकि हो सकता है अगर साहिल की बजाय कोई और व्यक्ति होता तो वो तान्या को ऐसी ही हालत में छोड़ देता कि 10-15 दिनों से तुम ऐसी जगह पर रह रही हो तो अब तो तुम मेरे लायक बची ही नहीं, और आगे की जिंदगी तान्या की यहीं पर कटने वाली थी। लेकिन साहिल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जबकि वो अपनी तरफ से जो कुछ भी कर सकता था सबसे अच्छा वो अपनी पत्नी के लिए करने लगता है। और दूसरी तरफ तान्या ने भले ही ट्रेन में उन लोगों से खाने पीने की चीजें ले ली हो, लेकिन आखिर तक उसने हौसला नहीं हारा और अपने पहले ही कस्टमर से उसने मदद मांग ली। वो कस्टमर भी काफी ज्यादा अच्छा था, वरना ज्यादातर लोग ऐसी जगहों पर सिर्फ अपनी हवस उतारने के लिए जाते हैं और वो उसका यूज करके वहां से जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जबकि उसने तान्या की मदद की। और कुछ इस तरीके से तान्या के साथ साथ वहां से काफी सारी लड़कियों को रेस्क्यू करके वापस उनके घर भेज दिया जाता है। लेकिन काफी सारी ऐसी भी लड़कियां मौजूद होंगी जो कि ऐसी जगह से कभी भी वापस लौट कर नहीं आ पाई। तो मैं आप लोगों से बस इतनी ही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप कहीं पर बाहर आते जाते हैं तो किसी भी अननोन व्यक्ति से खाने पीने का सामान ना लें, क्योंकि हमें कोई अंदाजा नहीं कि सामने वाले बंदे के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है और किस मकसद से वो हमें खाने की चीजें दे रहा है। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर स्टोरी सुनाने का तरीका अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट विशु मिश्रा जी को, एंड राइट अ ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।